पार्टी अगर गठबंधन में दूसरे को टिकट दे देती है तब भी मेरा चुनाव लड़ना तय है। वैसे हमारे टैग में कई पार्टियां हैं जिसका बुलावा है, मैं नाम नहीं लूंगा। यहां परिवारवाद की राजनीति को लोग समाप्त करने की इस पर है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि चुनावों को लेकर के है, जो कि हाट विधानसभा में हम चुनाव में जाएंगे और इससे पूर्व भी 2018 बाई इलेक्शन में हम जदयू से चुनाव लड़े थे। आज मेरा घोषणा करने का उद्देश्य है। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी हम जदयू में हैं और जदयू में पूरी उम्मीद है कि हमको प्रत्याशी बनाएगा। यदि यहां पर अलायंस में सीट दूसरे को चला जाता है गठबंधन में, फिर भी इस बार मेरा चुनाव लड़ना तय है। चूंकि पार्टी कहीं न कहीं होता यह है कि गुमराह हो जाता है या उसका ऑब्जर्वर जो है गलत रिपोर्ट दे देता है, उसके वजह से सीट दूसरे को दे देता है। ऐसा कभी होता है कि लोग उसका है ना गुमराही का शिकार हो जाता है। तो मेरा खास ये उद्देश्य है कि हर हाल में 2025 का चुनाव जो कि हाट विधानसभा में लड़ना मेरा तय है। लेकिन एक चीज का आशंका है कि इससे पहले मान लें 1 साल पूर्व हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। मेरा एक मानना है कि नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि चुनाव 25 के बजाय दिसंबर 24 में हो जाए। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड का जब चुनाव होगा, जो 4 राज्यों का चुनाव, हमको लगता है कि उन्हीं के साथ कहीं बिहार विधानसभा का चुनाव करा दे। इसीलिए मेरा मकसद है कि घोषणा भी कर दिया जाए और मेरी तैयारी भी चालू है और पूरी ताकत से और मेहनत से हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अगर गठबंधन में दूसरे को टिकट दे देती है तब भी मेरा चुनाव लड़ना तय है। वैसे हमारे टैग में कई पार्टियां हैं जिसका बुलावा है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि आप मेरी पार्टी से चुनाव लड़िए। लेकिन हम नीतीश कुमार के आदमी हैं, जदयू के पुराने आदमी हैं। जदयू पार्टी हमको बहुत बड़ा सम्मान दिया है। पहली बार बड़ी पार्टी से, और सरकार में भी जब पार्टी थी, सत्ता में थी जो पार्टी, वो पार्टी हमको पहली बार टिकट दे करके, जो कि हाट विधानसभा से बाई इलेक्शन लड़ाया। भले मेरी हार हुई, जनताओं ने मुझे सम्मानजनक वोट दिया। जो वोट नहीं भी दिए, भले किसी कारणवश, लेकिन उनके मन में हमको महसूस हो रहा है कि यह है कि इस व्यक्ति को वोट देना चाहिए और एक बार कम से कम उसको अवसर देना चाहिए। ये जनताओं में है। इसी उद्देश्य से आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। चूंकि हाल ही में पार्लियामेंट चुनाव हुआ, पार्लियामेंट चुनाव में नतीजा जो आया है, तो 2 धाराओं में चुनाव हुआ, एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन से हमारे शाहनवाज जी ये प्रत्याशी थे और एनडीए गठबंधन से माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी थे। मुकाबला बहुत बेहतर हुआ, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो यहां पर सेकुलर वोट था, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था शाहनवाज जी के अलावे। तो लोग नाराज रहते हुए भी, अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए भी, फिर भी उसको वोट दिया। अभी हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं और भ्रमण करते हैं, लोगों का अपार सहमति मिलता है और लोग खुलूसियत से कहते हैं कि इस बार आपका साथ देंगे। बहुत लोगों को दिए और यहां परिवारवाद की राजनीति को लोग समाप्त करने की इस पर है।
कि हम लोग इस बार परिवारवाद पर नहीं जाएंगे। एक चीज तो है कि यहां पर जब माननीय विधायक शाहनवाज आलम जी मंत्री बने थे, हमारी पार्टी और उसकी पार्टी का गठबंधन हुआ था और हम लोगों को बड़ी खुशी थी कि कम से कम जो इलाका हमारा बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है, जिनके वजह से यहां के लोग, उनकी माली हालत अच्छी नहीं रहती है, उसमें सुधार होगा। आपको मालूम होगा कि 2022 में बहुत बड़ा सुखाड़ हुआ, खास करके अररिया जिला में। जो हम लोगों का मुख्य फसल है धान, बारिश के वजह से धान की रोपनी नहीं हो सका और पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी 16 जिला घोषित किए सुखाड़, जिसमें जहानाबाद से गया तक का वो जिला था और मंत्री हमारे अररिया जिला के थे, फिर भी अररिया जिला सुखाड़ घोषित नहीं हुआ। ये बड़ी ही विडंबना की बात है कि हर समाज में जब लोग जनप्रतिनिधि बनाता है, उससे बहुत उम्मीदें रहती हैं और लोग बहुत उम्मीद रखता है, लेकिन उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। उसके बाद फिर 2023 में अगस्त के पहले सप्ताह में भयंकर बाढ़ आया अररिया जिला में। उस वक्त भी वो आपदा मंत्री थे, फिर भी लोगों को राहत के नाम पर जीआर राशि जो 6,000 सरकार द्वारा दी जाती थी, वो नहीं मिला। ये भी अररिया जिला के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इस जिला का मंत्री और उसके बावजूद भी जिला की मतलब राशि, जीआर राशि नहीं मिली। यही मुजफ्फरपुर से लेकर के दरभंगा से लेकर सीतामढ़ी तक जितने भी इलाका है, जिला है, उन लोगों को मिला, लेकिन हमारे यहां नहीं मिला। तो हम लोगों को इस बात का अफसोस है कि भाई हमारे यहां मंत्री था, मिलना चाहिए था, नहीं मिला। इससे पहले ये लोग दो ही भी बातें जाना है। एक आदमी एक भाई के मुंह पे हमेशा बोलता है वो कि ये बाढ़ का इलाका है, एक वो तटबंध वाला जो मामला है कि 50 साल से नहीं हुआ, महानंदा बेसिन। 50 साल में सरकार में कौन था या सत्ता में कौन था? अभी माननीय मंत्री जी अपने संबोधन में पार्लियामेंट चुनाव के वो भी बोले हैं कि 50 साल से जो की हाट विकास से कोसों दूर रहा, लेकिन अफसोस है कि इस 50 साल में मात्र 15 साल दूसरे लोगों को मिला है। 35 साल मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के परिवार को ही दिया है, चाहे वो मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के रूप में हो या सरफराज के रूप में हो, अंतिम में शाहनवाज के रूप में। फिर भी इस बात को दोहराता है कि आजादी के बाद ये इलाका विकासहीन है, विकास नहीं हुआ। तो बड़ी अफसोस की बात है कि आजादी के बाद जो लोग सत्तासीन थे यहां पर, उसके बाद भी हमारा जिला जो एजुकेशन का हब होना चाहिए, ये तालीम का बहुत बड़ा बड़ा इदारा होना चाहिए, उससे कोसों दूर है। जहां लोगों का नेतृत्व नहीं रहा, किशनगंज में हमेशा बाहरी लोगों का नेतृत्व हुआ, चाहे वो तस्लीमुद्दीन साहब के रूप में हो, एमजे अकबर साहब के रूप में हो, शहाबुद्दीन साहब के रूप में हो, मरहूम जमीलुर रहमान साहब के रूप में हो, जियाउर रहमान साहब के रूप में हो, लेकिन वहां पर मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग का कॉलेज है और ट्रेनिंग कॉलेज है, बहुत सारा ट्रस्ट का काम है। लेकिन आप पूर्णिया उठा के देख लीजिए, कटिहार उठा के देख लीजिए, ज्यादातर समय तारिक साहब जहानाबाद से आके चुनाव लड़े और वो जीतते रहे, लेकिन वहां इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है और बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज कटिहार में है, अररिया जिला में नहीं है। ये यहां पर जो जितने लोग भी जनप्रतिनिधि थे,
जिनके नेतृत्व में अररिया जिला रहा, कहीं ना कहीं बहुत ही चिंताजनक बात है कि ऐसा कोई एजुकेशनल हब नहीं बन सका, ना उतना बड़ा यहां पढ़ाई लिखाई का बहुत बड़ा स्कोप हो सका। तो बहरहाल हमारा यह है कि इस बार जोकीहाट विधानसभा से हम 2025 में चुनाव हो या 24 में हो, हम सभी अवाम उन्नास से और सभी जनताओं से अपील करेंगे कि आप मुझे एक बार अवसर दें, मौका दें। और खास करके मैं जनप्रतिनिधियों से जो पंचायती राज से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो पंच के रूप में हो, वार्ड सदस्य के रूप में हो, पंचायत समिति सदस्य के रूप में हो, जिला परिषद के सदस्य में हो, सदस्य हो, सरपंच साहब हो या माननीय मुखिया जी हो, मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि आप मेरा साथ दें। मैं एक मुखिया हूं और 2001 के बाद लोग मुझे 3 पंचायत का नेतृत्व करने के लिए अवसर दिया है। मैंने हर संभव यहां के लोगों का दुख सुख में साथ दिया है और हर संभव विकास करके दिखाया है। और मैं उन जनप्रतिनिधियों से करवद प्रार्थना करूंगा कि आपका एक मुखिया चुनाव लड़ना चाहता है, आपकी बात जो बिहार विधानसभा है, असेंबली है, जो यहाँ के माननीय विधायक का जी का एक हाउस है और वो पटल है, आपकी बात कहीं पर भी वो नहीं रखता है। लेकिन एक मुखिया जीत के जाएगा जब सभी जनप्रतिनिधि का सुख सुविधा का और उसकी मेहनत जो करता है उस पर बात होगी। इसका फायदा तमाम जनताओं को होगा, सभी वर्ग का होगा, सभी वर्ग के विशेष जातियों को होगा। जब उसको वैसा सहायता मिलेगा तो आपकी बात मैं जनप्रतिनिधियों से अपील करूंगा, कोई भी आदमी विधानसभा में नहीं उठाता है। मेरा मानना है कि एक एमएलए का क्षेत्र बड़ा हो सकता है, उसका दिगर जो है चाहे टीए डीए ये सब बड़ ज्यादा हो सकता है, हाउस रेंट ज्यादा हो सकता है, सुख सुविधा का ज्यादा हो सकता है, लेकिन खाने पीने का जो एक आदमी वो खाता है, दूसरा जनप्रतिनिधि भी खाने का मेयार उसी का वही होना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा भेदभाव है कि एक मुखिया का तनख्वाह 2500 रुपया आज भले ही घोषणा कर दिया है 5000 का, लेकिन जो माननीय वार्ड सदस्यगण है हमारे, उस बेचारे को 500 रुपया भी नहीं मिलता है। जो हमारे पंचगण है उसको नहीं मिलता है। आप कहीं ना कहीं ये बात विश्वास करते हैं कि जनता के लिए वो जीत के आया है, सोशल एक्टिविस्ट है, जनताओं का बीच का आदमी है, इसलिए वो जीत के आया, उसके लिए सहूलत नहीं है। लेकिन मेरा सरकार से भी कहना होगा कि एक एमएलए, उनका भी वही स्वार्थ है कि हम जनताओं का सेवा करें, उनके लिए इतना सुख सुविधा क्यों? तो कम से कम जो पंचायती राज का सभी जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए भी कम से कम, भले उसका जुडिक्शन कम है, एरिया छोटा है, उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए और उसको सम्मानजनक मानदेय दे। भले उसको और सुविधा नहीं है लेकिन वो इतना दे। अंतिम में सभी जोकीहाट विधानसभा के वासियों को मोहर्रम के अवसर पर, चूंकि ये गमों का त्योहार है, शरीयत की रोशनी में जिस तरह मनाने का एक है, उसी के दायरे में, शरीयत के दायरे में रह करके वो मोहर्रम का त्योहार को मनाएं और शांतिपूर्ण मनाएं, कोई विवाद नहीं हो, आपसी भाईचारगी बनाए रखें। और उनसे अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आने वाला समय में जब भी विधानसभा चुनाव हो, एक बार मुझे मौका दें। जय हिंद। जय। सर, यदि आपको मौका मिलता है तो आप जोकीहाट के किन कामों को प्रमुख करें? सबसे पहली बात है कि अगर जोकीहाट से मुझे पहले मौका मिलता है तो सबसे पहला है कि तालीम पर जितनी जोर देना चाहिए वो देना होगा और वो करके दिखाऊंगा।
कि जोकीहाट में आज तक कोई ट्रेनिंग कॉलेज नहीं है, चाहे वो बेसिक का हो या बीएड का हो या कोई भी चीज, या नर्सिंग इंस्टीट्यूट हो। भले मेडिकल कॉलेज खोलने में बड़ी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन छोटा छोटा जीएनएम का, एएनएम का, बीएससी नर्सिंग का वो तो खोला जा सकता है। आज तक वो नहीं खोला, उस पर ध्यान दिया जाएगा। रही बात की विकास का, आज कोई एमएलए क्या पंचायत में अपनी निधि से विकास कर देता है? विकास तो नीतीश कुमार के समय में गली गली, घर घर और हर गली घर तक जो पहुंचाना था नीतीश कुमार जी पहुंचा दिए हैं और बेहतर सेवा दे रहे हैं। विकास तो हो ही रहा है, लेकिन मुख्य धारा से चूंकि लोगों का, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि किसी भी समाज को अगर पीछे ले जाना हो तो सबसे पहले उससे तालीम छीन ली जाए, तब वो कौम, वो समाज गुमराह हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। और यही काम हुआ है कि हमारा जोकीहाट का जो इलाका है, बाढ़ग्रस्त इलाका है, सबसे पहले यहां पर लालू जी के समय से ही सबसे पहले तालीम को छीन लिया गया है। बेहतर सुविधा नहीं है। मैं सबसे पहले तालीम, स्वास्थ्य जो है, और रही बात की रोड घाट का, वो तो होगा ही, ये बहुत जरूरी है। आज देख लीजिए जोकीहाट में आप रेफरल हॉस्पिटल से लेकर के अगर जोकी मार्केट जाइएगा, जहां मदरसा तक, तो आप नहीं जा सकते। आपके लिए बड़ी गाड़ी होगी, तब मोटरसाइकिल होगा तो पैर में कीचड़ लगेगा। इतना पानी का जमावड़ा है, जबकि बगल में नदी है, नाला फाड़ के किया जा सकता है।